गुड मॉर्निंग कैडेट्स, सभी को जय हिंद। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगला चैप्टर लेकर के आएंगे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे धारणा क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि धारणा क्या है, और हम आपको पढ़ाएंगे कि अनुशासन क्या है। अनुशासन और धारणा के बारे में हम आज आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं धारणा। तो धारणा का अर्थ है इरादा। धारणा का अर्थ है इरादा, मनसा, उद्देश्य, प्रयोजन, नियत, वे चीजें जिन्हें आप करने या किसी लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। तो धारणा का क्लियर कट यही आप समझिए, धारणा क्या है। 2 नंबर में आपको पूछते हैं तो आप लिखेंगे धारणा का अर्थ है इरादा, मनसा, उद्देश्य, प्रयोजन, नियत, वे चीजें जिन्हें आप करने या किसी लक्ष्य का उद्देश्य प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। अब बात आती है धारणा। किसी के प्रति क्या धारणा आपका है, कि आपकी विचारधारा क्या है। अब जो धारणा बन गया, उस धारणा को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया कि इरादा, आपका इरादा क्या है, आपका मनसा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और आपका प्रयोजन, नियत क्या है। ये चीजें आप करने की लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करने की जो योजना आप बनाते हैं वो धारणा कहलाता है। और धारणा आसानी से बदला नहीं जा सकता है। धारणा ये चीजें होती है, तो हम धारणा की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुशासन क्या चीज है, डिसिप्लिन क्या चीज है, जिसको अंग्रेजी में हम डिसिप्लिन कहते हैं, धारणा को हम इंटेंशन बोलते हैं। तो अनुशासन एक मूल्य है। अनुशासन क्या है? एक मूल्य है। लेकिन अनुशासन को हम आपको बताएं, अनुशासन दूसरे द्वारा किया गया शासन, अनु माने दूसरा, शासन माने शासन, दूसरे द्वारा किया गया शासन को क्या कहा जाता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। अब अगर अनुशासन की बात करें तो अनुशासन एक मूल्य है। क्या है? मूल्य है। अब अनुशासन मूल्य है, और अनुशासन वह सद्गुण है जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। अनुशासन वह सद्गुण है जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वह सद्गुण, अनुशासन वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रिया, सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, वह गुण अनुशासन कहलाता है। सीधा क्लियर कट मैंने आपको यहां बताया। अनुशासन वह सद्गुण है जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। दूसरा हम बात करते हैं वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं से सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, अनुशासन कहलाता है। सीधे अनुशासन वह सद्गुण है जो हमें विशेष तरीके से व्यवहार कराना सिखाता है। दूसरा वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं से सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, अनुशासन कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। अब ये 2 प्रकार का है, एक है सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा है एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अर्थात एक होता है कि जो स्वयं से हम अनुशासन करते हो, और दूसरा है दूसरे द्वारा आरोपित किया गया। तो अनु माने दूसरे द्वारा किया गया शासन। तो ये 2 शासन की बात हम यहां पर करेंगे। स्व अनुशासन क्या है, हम आत्म अनुशासन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन एक नैतिक बल होता है जो व्यक्ति को नियम और समयबद्ध बनाता है। अगर हम अनु हटा दें तो दूसरे का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं रह जाएगा। हम समय से अपने काम को करें, कोई हमको कुछ नहीं कहेगा। जैसे हम घर पे हैं, हम घर पे समय से सो के उठ जाएं, समय से अपना लंच कर लें, समय से अपनी पढ़ाई कर लें, समय से परीक्षाओं की तैयारी कर लें, और परीक्षाओं के बाद समय से हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो आप ये समझिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा। फिर आपके घर के गार्जियन आपको नहीं बोलेंगे। और जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, स्व अनुशासित होते हैं, वो हर काम को समय समय से निपटाते रहते हैं। उसमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, टोकने की जरूरत नहीं होती है, और उसका रिजल्ट दूरगामी दिखता है। इसलिए स्व अनुशासन का बहुत महत्व है। अर्थात हर काम को सही समय पे करना। मैं एक शब्द जानता हूं कि राइट टाइम, राइट ड्रेस, राइट प्लेस। सही समय, सही जगह और सही वेशभूषा। इस फार्मूले पे जो भी व्यक्ति आगे चलता है वो कभी असफल नहीं होता। इसलिए स्व अनुशासन का एक बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे स्थान पे आता आरोपित अनुशासन या परानुशासन। आरोपित अनुशासन या परा अनुशासन।
आरोपित अनुशासन जो दूसरे द्वारा थोपा जाए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको दंड प्राप्त होगा, आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप ये कर लेंगे, और ये चीज़ आप नहीं मानेंगे तो आपको इसके एवज में आपको ये दंड प्राप्त हो जाएगा। तो दंड वास्तव में अनुशासन या नियम को मनाने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। दंड हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि दंड व्यक्ति को क्या करता है, सही मार्ग पर लेकर के जाता है। और दंड को हटा दिया जाए तो अनुशासन खत्म हो जाएगा, परानुशासन खत्म हो जाएगा, लोग अत्याचार करना शुरू कर देंगे, टिट फाट टेट और माइट इज राइट जैसी बात यहां पर आ जाएगी, अर्थात जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दंड एक ऐसी अवधारणा होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति नैतिक मूल्य को सीखता है और सही मार्ग पर चलता है, सही कार्य को करता है। इसलिए अनुशासन की जरूरत होती है, यहाँ परानुशासन की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमने ट्रैफिक में हाई स्पीड से मोटरसाइकिल चला दिया, जबरदस्ती साइकिल वाले को ठोक दिया, हम कार को बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं, दूसरों को एक्सीडेंट कर दें, तब हमारे अंदर डिसिप्लिन, हमारे अंदर एक हमारे ऊपर एक्शन किया जाता है, वो अनुशासन का काम करता है। मीन्स आपका चालान हो जाएगा, आपका को सजा हो जाएगी, आपको 6 महीने या आपका लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा। ये डर हमको अनुशासन में लेके आता है। तो दंड बहुत जरूरी है अनुशासन के लिए। परा अनुशासन हमारे ऊपर क्या करता है, एक दबाव बनाता है जिससे हम सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए बच्चों हम ये कहेंगे कि स्वानुशासन आत्म अनुशासन स्वयं से है, और ये आरोपित अनुशासन ये दूसरे के ऊपर इसके द्वारा थोपा जाता है। स्वानुशासन से व्यक्ति महान बनता है। कोई भी व्यक्ति की बात आप करें, उसका एक समय निर्धारित होता है, टाइम होता है, कब उठना है, कब जगना है, मीटिंग में कब जाना है, काम को सही समय से करना है, सही समय से पढ़ा देना, सही समय से पढ़ाई कर लेना, सही समय से एग्जाम हमको दे देना। ये तो आदमी सेल्फ होता है, ऐसे परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन हमको स्व अनुशासन लाने की आवश्यकता है। यदि हम स्व अनुशासन को लाएंगे तभी दीर्घगामी हम हो पाएंगे, दीर्घ लक्ष्यों की पहचान करके लक्ष्य की प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो लक्ष्य की प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्व अनुशासन और आत्म अनुशासन एक बहुत बड़ा फैक्टर काम यहां पर करता है। और फिर आरोपित अनुशासन, ये तो जबरन और जबरदस्ती की बात होती है जो हमारे ऊपर आरोपित की जाती है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप दंड के भागी हो जाओगे, उसके डर से लोग काम करते हैं। तो ये अनुशासन आपको और धारणा, जिसको डिसिप्लिन और इंटेंशन बात करते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको ज़्यादा आगे नहीं कुछ बता करके सीधा मैंने इससे जोड़ दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए कैडेट्स, अब हमने सबसे पहले बात किया था कि धारणा, फिर अनुशासन, और उसी का एक आगे हम आपको ले चलते हैं कैरेक्टर। चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर एक बहुत बड़ा, चरित्र एक बहुत बड़ा व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्ति को स्थापित करने में महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम चरित्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चरित्र एक धारणा होती है, एक विचारधारा हम कह सकते हैं कि धारणा होती है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार, उसके आचरण, नैतिक मूल्यों का योग होता है। तो सीधे आप इसको लिखेंगे, चरित्र एक धारणा है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार, आचरण एवं नैतिक मूल्यों का योग होता है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। ये चरित्र का डिफिनीशन हो गया। कह सकते हैं कि चरित्र व्यक्ति को महान बनाती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक चरित्रवान व्यक्ति, यदि वो जानकार नहीं है, उस व्यक्ति से काफी ज्यादा अच्छा होगा जो जानकार या विद्वान तो बहुत है लेकिन चरित्रवान नहीं है। अर्थात एक चरित्रहीन व्यक्ति की, विद्वान व्यक्ति की अपेक्षा एक चरित्रवान ना जानकारी वाला व्यक्ति बहुत अच्छा माना जाता है। चरित्र व्यक्ति का, उसके व्यवहार, उसका आचरण, उसका कर्तव्यनिष्ठा, उसका जो है कार्य करने का जो है तरीका, समाज में वो कैसे स्थापित है, समाज में कैसे वो अपना कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें मूल रूप से रहती है। तो इन सबको मिलाकर के चरित्र का जो है एक भाग बना है। गांधी जी भी चरित्र को कहते थे कि चरित्रवान व्यक्ति वो है जो अहिंसा
प्रिय हो, जो माँ पिता की बातों को मानता हो, जो समाज में के द्वारा बनाए गए नियमों को मानता हो, जो काम दिया गया है समय पर करता हो, झूठ ना बोलता हो, गाली ना देता हो, चोरी ना करता हो, इन सब गुणों को मिलाकर के चरित्र का निर्माण होता है। ऐसा गांधी जी ने भी चीजों को कहा था। जनरली लोग चरित्रहीनता या चरित्र की बात कर देते हैं कि एक लड़का एक लड़की से अगर बात करता दिखा, बोले कि यार चरित्रहीन। ऐसा नहीं, चरित्रहीनता का मतलब होता है कि वो सारे गुण जो मैंने अभी बताए वो उसके अंदर ना हो और वो हमारा का मसीहा हो, अर्थात वो अपने काम को सही से न करता हो, सही समय पे पढ़ता ना हो, सही समय पे होमवर्क पूरा ना करता हो, गुरुओं की इज्जत न करता हो, माता पिता की बातों को ना मानता हो। ये सब चरित्रहीनता क्या, अहिंसा हो, गाली देता हो, चोरी करता हो, दूसरे के लिए षड्यंत्र करता, वो सारे लोग चरित्रहीन के अंतर्गत आते हैं। तो हम चरित्र की ये परिभाषा आपको बताएं, हम बताते हैं कि चरित्र निर्माण में आवश्यक तत्व क्या क्या है जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं हमारे जीवन में। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व, तो सबसे पहले बात करेंगे विनम्रता, फिर परोपकार, फिर बात करेंगे सहयोग की भावना, दयालुता, फिर करुणा का भाव, फिर बात करेंगे अहिंसा, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम और करुणा। ये सारी चीजें देखिए, विनम्रता माने व्यक्ति को विनम्र रहना है, दूसरे की भावना को समझना है, एग्रेसिव नहीं होना है। परोपकार, दूसरे की मदद करना है, उसको जो है उत्साहित किए रहना है। फिर बात आता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, उसको जो समस्या है उसके लिए आप तत्पर हो जाइए, खड़े रहिए, वो सहयोग की भावना हो गया। फिर आता है दयालुता, दया की भावना होना चाहिए, जीवों पर दया होना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, हमको किसी को गाली नहीं देना है, मारपीट नहीं करना है, किसी को सताना नहीं, वो दयालुता की भावना होनी चाहिए। करुणा का भाव, करुणा का यानी आपका हृदय जो होना चाहिए वो करुणाशील होना चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। अगला अहिंसा, अहिंसावादी होना चाहिए, माने हिंसा नहीं करना है, मारना पीटना गाली गलौज करना ये नहीं हमको करना है। आत्मज्ञान, अपने हम क्या हैं, क्यों हैं और हम इस जीवन में आए क्यों हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान कि हमारा इस जीवन में आने का अस्तित्व क्या है, हम क्यों आए हैं, ये चीज का ज्ञान होना चाहिए। आत्मविश्वास, हमको विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब चरित्रवान व्यक्ति जो भी काम करेगा निश्चित रूप से वो अच्छा करेगा। फिर आता है आत्मसंयम, सबसे बड़ी बात मन पे काबू करना, आत्मा को संयमित रखना करना और समय पर ही काम करना। ये नहीं जो चीजें सब दिख रही वो मेरी नहीं है, उसके लिए धैर्य की रखने की जरूरत, वहां आत्मसंयम की बात आती है। उसके बाद करुणा का भाव की बात हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो आइए हम इस पे एक बार आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे इस चैनल पर आप वीडियो देखते समय कमेंट्स लिख करके भेजिए और उस पर कमेंट्स करिए, सर कैसा आपको लगा, कैसा नहीं, और कैसे आगे हमको पढ़ाना इस पर आप बताइए। निश्चित रूप से एनसीसी के दृष्टिकोण से ही हम इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि हम बी और सी के मॉडल पेपर भी इस पे हल कराएंगे और बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से 2-3 साल के मॉडल पेपर आपको हल करा करके दिखाएंगे और आपको कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आना है निश्चित रूप से आपको उस पर करेगा और हम वर्गीकरण कर देंगे किस किस पार्ट से कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और सारी पार्ट को हम कवर करेंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। जय हिंद।